व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याकरण के, और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है निपात किसे कहते हैं, या फिर प्रश्न आ सकता है कि निपात शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते हैं। वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। तो ही, भी और तो जो है निपात शब्द है। इसका उदाहरण है बस इतना ही काफी है। बस इतना ही काफी है, तो ही निपात शब्द है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी जो है यह निपात शब्द है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, या फिर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो भेद और प्रकार एक ही होंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। उदाहरण है मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सरल वाक्य है, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। उदाहरण है जब बादल होंगे तब वर्षा होगी। जब बादल होंगे तब वर्षा होगी। इसके बाद है संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें 2 या अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें 2 या अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है मोहन आया और श्याम चला गया। तो यहाँ पे 2 प्रधान उपवाक्य है, मोहन आया और श्याम चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसके पहले हमने पढ़ा है निपात शब्द। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं, जैसे ही, भी और तो आदि। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रस 10 प्रकार के होते हैं। 10 रसों के 10 स्थायी भाव होते हैं। तो रस जो है 10 प्रकार के होते हैं। रस के नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का है शोक। रौद्र रस का क्रोध। विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थायी भाव है। भयानक रस का है भय। अद्भुत रस विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शांत रस का निर्वेद है। और वात्सल्य रस का वत्सल या स्नेह का भाव। तो यहाँ पे ये 10 रस और उनके स्थायी भाव है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी रस और उनके स्थायी भाव से प्रश्न बनता ही है। और रस के जो क्वेश्चन है वह 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में आते ही हैं। इसके बाद है श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है वह किसी भी रस में आप आसानी से लिख सकते हो। तो श्रृंगार रस की परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता वहां श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे जैसे हमें श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है तो हमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो यहाँ पे जो ये परिभाषा वह हम किसी भी रस में लिख सकते हैं, बस रस का नाम और स्थायी भाव अलग से आ जाएंगे।
तो यहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इसलिए यहाँ पर रति लिखा है। तो जिस भी रस की परिभाषा लिखनी है उसका स्थायी भाव यहाँ आएगा और रस का नाम यहाँ आएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है वीर रस की परिभाषा उदाहरण से सहित लिखिए। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता तब वहां वीर रस होता है। तो रस का स्थायी भाव यहाँ आ जाएगा और रस का नाम यहाँ पर। इस प्रकार हम किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, छंद के कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। तो छंद के भेद, छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसका उदाहरण है दोहा, चौपाई, रोला, सोठा आदि। वार्णिक छंद जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, जैसे इंद्र, वज्रा, मालिनी, शिखरणी आदि। इसके बाद अगला जो है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो दोहा और चौपाई वाले छंद इम्पोर्टेंट है। तो दोहा और यहाँ पे सबसे पहले हम चौपाई छंद देख लेते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। ठीक है, आप एक लाइन भी लिख सकते हो यहाँ पे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। इसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद की परिभाषा है, यह एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित तुति होय। आपको यदि कोई दूसरा और दोहा याद हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। या फिर और कोई सा भी दोहा आपको याद हो तो वो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने छंद देख लिए हैं, रस भी देख लिया, रस की परिभाषा भी देख ली, निपात भी देख लिए हैं और वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर देख लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी व्याकरण के क्वेश्चन बनाए जाएंगे और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।